सोलो लेवलिंग सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कारा कालकन की पावर देखने के बाद सॉन और उसकी टीम की ना हालत एकदम खराब सी हो जाती है। और इसके बाद सॉन ना कारा कालकन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, बट उसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता। और इसके बाद कारा कालकन बिना टच किए सॉन की काफी गंदी वाली हालत कर देता है। और इसके बाद तभी बैटल में उतरता है जिनवू, और जिनवू अब लड़ने वाला था कारा कालकन के साथ। और जिनवू की शैडो आर्मी और साथ ही कारा कालकन की और आर्मी के बीच में हमें काफी तगड़ी वाली बैटल देखने को मिलती है। और उसी के साथ हमें जिनवू और कारा कालकन के बीच में भी काफी तगड़ा वाला बैटल देखने को मिलता है। और अंत में जाकर जिनवू उसको हरा ही देता है। और उसकी पावर देखने के बाद ना चा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद जिनवू कारा कालकन की शैडो को भी एक्सट्रैक्ट करके अपने टीम में ऐड कर लेता है। डेंजन के अंदर जो कुछ भी हुआ चिंचुल वो सभी चीजों को हाइड रखने के लिए बोलता है स्ट्राइक स्क्वाड को, मतलब कि सॉन की टीम को। और सॉन भी इसके बाद जिनवू को धन्यवाद करता है उनकी जान बचाने के लिए। और इसके बाद फाइनली वो लोग डेंजन से बाहर निकल जाते हैं। सो अब आज के एपिसोड में वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक चैनल पे ना स्ट्राइक आ चुका है। आपने चेक किया होगा कि साकामोटो डेज की मैंने सारी वीडियोस डिलीट कर दिया, तो चैनल पे स्ट्राइक आ रखा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में ना आपको एक और चैनल का लिंक मिलेगा, उसके अंदर मैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 साकामोटो डेज और साथ ही ब्लू लॉक तीनों ही एनीमे एक साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तीनों एनीमे कवर करने वाला। तो आप जाके ना उसको चेकआउट कर लेना, उसको सब्सक्राइब कर लेना। और उस पे भी ना काफी मजेदार मजेदार मांगास की वीडियोस, एनीमे की वीडियोस आएंगी, तो प्लीज आप चेकआउट कर लेना। तो अब टॉपिक पे आते हैं। जिनवू इसके बाद हमें लाइव दिखाया जाता है और उसकी वीडियो ना जिन्हा भी देख रही होती है। और इसके बाद ना हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। और ली को अंदर तो जाने दिया जाता है नहीं, और वो ना रिपोर्टर के सामने ना काफी ज्यादा अपनी बड़ाई कर रहा था उस टाइम पे भी। और वो बोलने लगता है कि मैं लो रैंक हंटर हूँ तो क्या हुआ, बट मैं आप सभी की रक्षा करूंगा और डेंजन के अंदर जाके सभी बीस्ट को हराऊंगा। और ये सुन के ना रिपोर्टर भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और ली की ना फोटो वीडियोस खींचने लगते हैं। और ली भी सोचने लगता है कि हाँ, इसी तरीके से तुम पागल बनते रहो, क्योंकि मैं तो एशिया का सबसे बड़ा स्टार बनने वाला हूँ फ्यूचर में। और वो ना फेम के लिए झूठ मूठ का मूवी से रिटायरमेंट लिया था। और वो सोचता है कि 2 साल तक मैं अपने ऊपर तक काफी तगड़ा वाला फेम रखूंगा। और वो एक ए रैंक हंटर होता है, इसके बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और ली वहाँ पे अपनी काफी ज्यादा बड़ाई कर ही रहा था, लेकिन तभी रिपोर्टर के बीच में ना ये बात फैल जाती है कि यहाँ पे ना एक नया एस रैंक हंटर है। और सभी का ध्यान है इसके बाद जिनवू के ऊपर जाने लगता है, सभी रिपोर्टरों का ध्यान। और इसके बाद रिपोर्टर सबको भी समझ में आ जाता है कि यहाँ पे बा क्यों हूँ और चॉय किस लिए आए थे। और इसके बाद सभी लोग हंटर एसोसिएशन के दरवाजे के पास आ जाते हैं, बट चिंचुल ना किसी को भी अंदर नहीं जाने देता। भाई चिंचुल सच में काफी ज्यादा वफादार अपने काम के लिए। और बेचारे ली की भी किस्मत काफी ज्यादा खराब थी कि आज के दिन ही एक एस रैंक हंटर को आना था क्या। और इसके बाद फाइनली जिनवू जब बाहर निकलता है ना, तो उसके बाद का सीन तो आपको पता ही है। वहाँ पे केवल रिपोर्टर ही रिपोर्टर होते हैं जो कि जिनवू को चारों तरफ से घेर के रखे थे। और हंटर गिल का जो माइनिंग टीम था ना, उनको भी पता चल जाता है कि जिनवू ना 10वां कोरिया का एस रैंक हंटर है। और जो बंदा जिनवू के बारे में उल्टा सीधा बोला था ना भाई, उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है सुनने के बाद। और ये बात ना जूही को भी पता चल जाता है और मिस्टर सॉन्ग को भी पता चल जाता है। और इसके बाद हमें यूजिन के फादर का सीन दिखाया जाता है और उनको भी पता चल चुका था कि जिनवू को ना 10वां एस रैंक हंटर का टाइटल मिल चुका है। और यूजिन के फादर बोलते हैं कि क्या तुम उसे मना पाए। और यूजिन बोलता है कि डैड मुझे माफ करना, मैं उसको मना नहीं पाया और उसने मुझे बताया कि वो अपना ही एक गिल खोलने वाला है। और यूजिन बताता है कि जिनवू ने ना उसको वाइस गिल मास्टर बनने का भी ऑफर दिया है, मतलब कि जिनवू के गिल में। और सच बताऊं तो भाई ये काफी बढ़िया ऑफर था एक तरह से। जिनवू मतलब कि यूजिन की ना काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, इससे आप मान लो भाई इतना तो। और तभी यूजिन के फादर बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि आखिरकार जिनवू एक गिल क्यों बना रहा है। और यूजिन बोलता है क्योंकि इससे काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। और यूजिन के फादर बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि मेरे पास अभी काफी सारे पैसे हैं और इससे ना मैं पूरी लाइफ आराम से जी सकता हूँ, बट उसके बाद भी मैं काम कर रहा हूँ। और इसका रीजन क्या है तुम्हें पता है। और यूजिन ना रीजन पूछता है और उसके फादर बताता है कि ये ना मैं सभी लोगों की रक्षा करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हंटर की ताकत अभी काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है। और कंट्री का जो मिलिट्री फोर्स है वो भी 2-3 हंटरों के सामने कुछ भी नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। और इस हंटर्स को ना नेशनल लेवल हंटर्स कहा जाता है और इनकी ताकत ना एस रैंक हंटर से ना काफी ज्यादा होती है। और ये चाहे तो किसी भी कंट्री पे अपना कब्जा जमा सकते थे। और इस कारण यूजिन के फादर को ना अभी गवर्नमेंट के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए ना वो काफी पावरफुल हंटरों के साथ मिलकर ना एक गिल बनाना चाहता था जो कि फ्यूचर में उनकी मदद करवा सके एक तरह से। और डैड बोलते हैं कि तुम मेरे भरोसे के ऊपर एकदम खड़े उतरे और तुमने एक ऐसे हंटर को ढूंढ लिया है जो कि हमारे काफी ज्यादा काम आ सकता है। और मैं तुम्हें गिल मास्टर बनाने के लिए एकदम तैयार हूँ और तुम इसको काफी आगे तक लेके जाना। लेकिन तभी यूजिन पता है क्या बोलता है, मुझे माफ करना डैड, बट मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जिनवू के गिल को ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ। और ये सुन के ना यूजिन के डैड जो होता है ना भाई, वो लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर से हमें जिनवू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग ना केवल जिनवू से यही पूछ रहे थे कि आखिरकार तुम्हारा रीअवेकनिंग कैसे हुआ, उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत बताओ। और जो हंटर एसोसिएशन थे ना भाई, वो तो वहाँ पे क्राउड को ही मैनेज करने में लगे हुए थे। और इसके बाद तभी बा क्यूनू जिनवू के पास आता है और वो बोलता है कि जिनवू मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसी हालत में बाहर जा सकते हो, तो चलो फिर मैं तुम्हें घर पे छोड़
छोड़ देता हूँ। और तभी अचानक से ना जिन्वू वहाँ से लिटरली गायब हो जाता है और रिपोर्टर के ना पीछे चला जाता है अचानक से, और बाकी उनको पता भी नहीं चलता कुछ भी। और जिन्वू को ना एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हुए देखना भाई सभी रिपोर्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और बाकी उस टाइम पे सोच रहा था कि सच में जिन्वू काफी ज्यादा तेज है और वो इतना ज्यादा फास्ट था कि मैंने उसे अपनी आंखों से देख भी नहीं पाया। मुझे पता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है, बट वो इतना ज्यादा पावरफुल है मैंने इमेजिन नहीं किया था। बट ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसको कुछ टाइम पहले ही दोबारा पावर मिला है और कहीं वो एक ऐसा हंटर हो ही ना जिसको दोबारा पावर मिला हो, बल्कि वो अपने लेवल को ही काफी ज्यादा अप करते जा रहा है। और इसके बाद हमें डोंगसुक का सीन दिखाया जाता है और वो भी टीवी देख रहा था उस टाइम पे, और लिटरली भाई वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है जब उसको पता लगता है कि जिन्वू एक एस रैंक हंटर है। और सबसे मेन बात जब उसको पता लगता है कि जिन्वू जिंदा है अभी तक, और जिन्वू को फाइनली एस रैंक का टाइटल तो मिल चुका था, लाइसेंस भी मिल गया था। और इसके बाद वो अपना ऑर्क बेचने के लिए जाता है। ये वही ऑर्क था जो कि पावर को ना 2 गुना बढ़ा देता मैजिक को एक तरह से। और वो दुकानदार भी ना उस ऑर्क को देखने के बाद ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने भी इससे पहले ना ऐसी चीजें कभी भी नहीं देखी थी। और उसका ना पावर मापने की कोशिश करता है, बट उसका पावर भी नहीं माप पा रहा था वो, और उसकी पावर ना एकदम 100% थी उस ऑर्क की पावर। और दुकानदार सोच रहा था कि एक एकदम काबिल ब्लैक स्मिथ भी है ना, वो भी अपने वेपन को बनाता है ना, तो उसकी भी पावर केवल 50% होती है। और वो सोच रहा था कि अगर चॉय यहाँ पे होते ना तो पक्का वो इस ऑर्क को खरीद लेते। और दुकानदार पूछता है कि आखिरकार ये ऑर्क आपको मिला कहाँ पे, और जिन्वू बोलता है कि बस ऐसे ही मुझे डेंजर में मिल गया। और वो बोलता है कि हम इसका ना काफी जल्दी ऑक्शन करवा के ना आपको आपके पैसे दे देंगे। और जिन्वू भी सोचता है कि इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे बेचना है या फिर नहीं। और उसके दिमाग में तो केवल यही चल रहा था कि उसको जल्दी से डीमन कैसल के अंदर जाना है और हॉली वाटर ऑफ लाइफ लेके आना है और अपनी मदर को ठीक करना है। और जिन्वू को ना वहाँ पे फायर से बचने के लिए ना कुछ चाहिए भी होता है। और इसके बाद वो दुकानदार से पूछता है कि आपको पता है कि फायर से बचने के लिए कोई टूल मुझे कहाँ पे मिल सकता है, और ये चीजें मुझे वेबसाइट पे नहीं मिला। और तभी दुकानदार बोलता है कि नहीं सर, ये बिल्कुल भी रेयर आइटम नहीं है, फायर मैजिक काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है और इस कारण इसका यूज काफी ज्यादा किया जाता है, और साथ इसका रेट काफी ज्यादा महंगा होता है ना, इस कारण इसको वेबसाइट पे नहीं लगाया जाता। और इसके बाद वो एक रूम में लेके जाता है जहाँ पे ना काफी सारे आर्मर सब होते हैं। और जिन्वू वहाँ पे बोलता भी है क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ का डिफेंस कुछ ज्यादा ही कमजोर है, ये तो कोई भी चोरी करके ले जा सकता है एक तरह से। और दुकानदार बोलता है कि नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस ग्लास से कवर हो रखा है वो ए रैंक माना से बना हुआ है। और अगर आपको ना यकीन हो तो आप इसको तोड़ के भी देख सकते हो, और अगर आपने इस कांच को तोड़ दिया ना तो आप मेरी शॉप से ना कुछ भी ले जा सकते हैं। और जिन्वू को ना माना तो फील हो रहा था, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा बहुत डाउट सा फील हो रहा था वहाँ पे। और लिटरली भाई जिन्वू ना वहाँ पे पंच मारने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन दुकानदार बोलता है कि सर 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 प्लीज आप ऐसा मत करिए, अगर आप ऐसा करते हो ना तो काफी ज्यादा मुझे नुकसान हो जाएगा, और साथ ही हंटर गिल्ड भी यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि उनके साथ इन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। और वो दुकानदार सोचने लगता है कि ये मेज टाइप हंटर है, लेकिन उसके बाद भी फाइटिंग टाइप मूव का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। और जिन्वू बोलता है कि कोई मेरे लायक हथियार है यहाँ पे, और दुकानदार हाँ बोलता है। और इसके बाद एक एम्प्लॉय ना जिन्वू को लेके जाता है वहाँ से, और लिटरली दुकानदार की नजर ना उस कांच के ऊपर जाती है, और केवल ऑरा से, जिन्वू के ऑरा से ना उस कांच के अंदर ना क्रैक आ गया था। और ये देख के दुकानदार की तो हालत खराब होनी थी, तो ऑब्वियस सी बात है। और इसके बाद दुकानदार ना एक डैगर दिखाता है, और जैसे उसको प्राइस पता चलता है तो जिन्वू को पता चल जाता है कि ज्यादा पावरफुल डैगर नहीं है, बी रैंक के आसपास का होगा, और इससे पावरफुल डैगर जिन्वू के पास ऑलरेडी है। और इसके बाद जिन्वू ना अपना नाइट किलर डैगर निकालता है और दुकानदार से ना इसका प्राइस पूछता है। और दुकानदार उस डैगर को देखने के बाद बोलता है कि सच में काफी ज्यादा लाजवाब है और काफी कमाल के आदमी ने इसको बनाया होगा। और जिन्वू तो उस टाइम पे सोच रहा था कि भाई मेरे को शॉप से फ्री में मिला है, फ्री में तो नहीं मतलब कि खरीदा ही था इसने। और लिटरली भाई इस डैगर की कीमत ना 100 मिलियन के आसपास था। और ये सुनने के बाद जिन्वू भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद ना वो यूजिन के आर्मर के बारे में सोचता है, फिर वो सोचता है कि मुझे ना अभी फिलहाल के लिए ये सारी चीजें नहीं बेचनी चाहिए। और इसके बाद हमें बाक्यूनू का सीन दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई हंटर लेवल अप कर सके, क्योंकि मैं पहली बार जब जिन्वू से मिला था तो मैं कह सकता था कि वो मेरे से कमजोर है, लेकिन इस बार का पल्ला ना एकदम उल्टा ही था। और अगर वो चाहे तो वो अपना गिल बना सकता है, और अगर वो सच में लेवल अप कर सकता है तो उसका गिल नंबर 1 गिल कहलाएगा। और मुझे नहीं लगता कि वो मेरे या फिर चॉय किसी के भी गिल में जाना चाहेगा, क्योंकि वो हमसे काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद हमें जिन्वू के घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिटरली काफी सारे रिपोर्टर होते हैं। और वहाँ पे मिस्टर आहान भी आए थे जिन्वू को अपनी टीम में रिक्रूट करने के लिए। और वो बोल रहा था कि भले ही बाक्यूनू सर ने हार मान लियो, बट हम हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। और तभी लड़की बोलती है कि सर यहाँ पे तो काफी सारी मीडिया है, और क्या जिन्वू हमसे मिलेगा भी यहाँ पे। और मिस्टर आहान बोलता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे कैंप लगा के रहेंगे। और इसके बाद जिन्हा ना बाहर घूर के देखती है, और रिपोर्टर को जैसे ही पता लगता है ना कि कोई फैमिली का मेंबर है, तो वो सभी ना फोटोज खींचने लगते हैं। और जिन्हा ना काफी ज्यादा घबरा जाती है, और जिन्हा बोलते हैं कि आप एस रैंक हंटर बन चुके हो और आपने अपना कोई भी अपडेट नहीं दिया ना, ये जानने के लिए सभी लोग काफी ज्यादा उत्सुक है। और तभी जिन्वू का डोर बेल बजता है, और वो जिन्हा को बोलता है कि तू घर में जा, मैं बाहर देखता हूँ कि आखिरकार कौन है। और जिन्वू जैसे दरवाजा खोलता है तो लिटरली वहाँ पे यूजिन होता है, और
और वो ना काफी ज्यादा रो रहा था और बोलता है कि सर मुझे मेरे पापा ने घर से निकाल दिया है। और ये सुनने के बाद जिनवू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जिनवू बोलता है कि तेरे पास तो अपना घर भी था ना। और यूजिन बोलता है कि सर वैसे वो भी तो मेरे पापा का ही था ना, और प्लीज आप मेरे पर एक रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्या मैं आपके घर पे रह सकता हूँ। और यूजिन ना आगे भी और कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन जिनवू ना फटाक से दरवाजे को बंद कर देता है और यूजिन ना दरवाजा खटखटाए जा रहा था बट उसको जिनवू अंदर ही नहीं ले रहा था। और इसके बाद हमें यूजिन के डैड का सीन दिखाया जाता है और मदर बोलते हैं कि आपको नहीं लगता कि आप उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही शक्ति बरतते हो। और डैड बोलते हैं कि अगर उसको अपना रास्ता चुनना चाहिए था ना तो खुद के कदमों पे चलना चाहिए था, बट वो किसी और के पीछे जाने की कोशिश कर रहा है। और तभी अचानक से ना यूजिन के डैड को ना धुंधला सा दिखाई देने लगता है और तभी ना वो नीचे गिर जाते हैं। रात के टाइम पे जिन्हा सो रही थी और जिन्वू ना उसके कमरे में उसको चेक करता है और उसको डीमन कैसल भी तो जाना था ना, और जिन्वू की बहन को कोई परेशान ना करे ना इस कारण ना कुछ सोल्जर्स को ना वहाँ पे समन करता है और वो ये ऑर्क वाले सोल्जर्स होते हैं। और जिन्वू ने ना टस्क के 4 सोल्जर्स में से ना केवल 3 सोल्जर्स को ही समन किया था, एक को करना भूल गया था और वो एक को वहाँ पे गार्ड के लिए रखता है और बाकी 2 को वो वापस बुला लेता है। और वो जाने से पहले ना अपने घर के आसपास ना और भी सोल्जर्स को छोड़ता है और वो ना घर की देखभाली करने के लिए उन सभी को बोल देता है और उन सभी को ना ये भी बोल देता है कि तुम्हें ना कोई देख ना पाए, सबसे मेन बात तो ये है। और अब जिन्वू ना डीमन कैसल के लिए जाने के लिए एकदम रेडी हो चुका था और साथ ही यूजिन उसको छोड़ने के लिए जा रहा था। और यूजिन रात ना होटल में बिताया था और जिन्वू सोच रहा था कि मुझे नहीं लगा था कि ये मुझे हाँ बोलेगा और अब मैं इसको मना भी नहीं कर सकता। भाई जिन्वू ऊपर से इसको बोला था अपने गिल में ज्वाइन होने के लिए। भाई काफी ज्यादा बेकार इंसान है यार जिन्वू, तो बेचारे यूजिन का दिल तोड़ रहा है एक तरह से। और इसके बाद फाइनली हमें जिन्वू ना अगेन डीमन कैसल में दिखाया जाता है और हमें फिर से चाबी वाबी डालता हुआ सीन नहीं दिखाया गया था और अब का रास्ता ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला था, लेकिन जिन्वू भी ना पूरी तैयारी के साथ डीमन कैसल में गया था। मतलब कि फायर सबसे तो अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था एक तरह से। और डीमन को ना क्विज्ड मिलता है जहाँ पे टॉप फ्लोर पे जो बॉस है ना उसके सोल को कलेक्ट करना था जिन्वू को, और टास्क कंप्लीट करने के बाद ना जिन्वू को काफी सारा रिवॉर्ड मिलने वाला था और एक ना काफी ज्यादा रेयर रिवॉर्ड था जिसके बारे में बताया नहीं जाता है। और इसके बाद जिन्वू ना सीधा डायरेक्ट 76 फ्लोर पे ना टेलीपोर्ट कर जाता है और वहाँ पे ना काफी बड़े बड़े से मॉन्स्टर थे और तभी जिन्वू ना टस्क को समन करता है और उसको ना वो ऑर्क दे देता है, मैजिकल ऑर्क। इस कारण ना टस्क का जो फायर अटैक था ना वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और टस्क का जो फायर अटैक था ना वो पूरे शहर को तो डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन उसके साथ जितने भी डीमंस थे ना वहाँ पे उन सभी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और जिन्वू ने ना यहाँ पे एक डीमन लॉर्ड को भी हरा दिया था और उसको कुछ पता भी नहीं चला कि भाई कैसा डीमन लॉर्ड था, इतना कमजोर क्या। और जिन्वू सोच रहा था कि उसके पास मैजिकल ऑर्क तो है ही, बट वो जब से मेरा शैडो बना है ना तब से टस्क और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और जिन्वू सोचता है कि वो ऑर्क ना अभी टस्क के पास एकदम ठीक है और इसके बाद वो अपने स्टैट्स को देखता है जहाँ पे जिन्वू का लेवल ना 81 हो चुका था। और इसके बाद हमें यूजिन का डैड का सीन दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में भर्ती थे और डॉक्टर बताते हैं कि वो ना 2 दिन से वहाँ पे एडमिट है, मतलब कि बेहोश है एक तरह से। और यूजिन के डैड बोलते हैं कि कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है ना। और तभी डॉक्टर बोलते हैं कि आप ये बताइए कि हाल फिलहाल में आप कोई काफी पावरफुल हंटर के आसपास थे। और यूजिन के डैड को समझ में नहीं आता कि डॉक्टर ने ये सवाल क्यों पूछा। और तभी डॉक्टर बोलते हैं कि क्या आपने कभी भी एटर्नल्स नंबर के बारे में सुना है। और एटर्नल्स नंबर का नाम सुनने के बाद ना उसके डैड काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस बीमारी के जरिए ना कोई भी इंसान ना कोमा में जा सकता है और इसका इलाज अभी तक डॉक्टर के पास नहीं था। और ये सिर्फ कोमा में ही नहीं भेजता बल्कि ना सोया हुए इंसान की ना धीरे धीरे ना लाइफ भी खींचने लगता है। और तभी डैड बोलते हैं कि इससे हंटर का क्या लेना देना है। और डॉक्टर बताते हैं कि ये बीमारी ना ज्यादातर माना से होता है, काफी सारे हंटर होते हैं जो कि माना को ना सहन कर पाते हैं और ये बीमारी ना काफी गिने चुने लोगों को होती है। और ये तभी पॉसिबल है जब कोई नॉर्मल इंसान ना किसी हंटर के साथ ना काफी लंबे टाइम से एक साथ रहता हो एक तरह से, और वो माना क्रिस्टल या फिर हंटर से ना दूर रहने के लिए बोलते हैं। और वो अगेन पूछते हैं कि आपके परिवार में कोई हंटर है क्या। और यूजिन के डैड को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसी बीमारी का शिकार हो चुका है जो कि भाई काफी ज्यादा रेयर है। और वो बोलता है कि मैं अभी बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला। और इसके बाद हमें जेजू आइलैंड का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे ना हमें ना एक पैर दिखाया जाता है काफी क्रीपी सा। और इसके बाद हमें उसकी पूरी बॉडी दिखाई जाती है जिसके ना पंख भी थे और वो ना एक जगह पे कहीं जा रहा था। और उसी टापू के बगल में ना एक और आइलैंड था और उसमें ना टाउन बसा हुआ था और 2 हंटर ना वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे थे और एक बंदा ना उनको शुक्रिया भी बोलता है। और उनमें से एक हंटर तो डी रैंक था जो फाइटर था और जो हीलर था ना वो ई रैंक हंटर था। और वो जो ई रैंक हंटर था वो नया था, तो डी रैंक हंटर ना उसको सारी बातें बता रहा था और वो बताता है कि हमें पेट्रोलिंग करना होगा और साथ ही गाँव के लोगों के साथ ना तुम अच्छी खासी बातचीत बना लेना। और अगर इस आइलैंड के आसपास ना एक भी डेंजन गेट ओपन हो जाता है ना तो उसके बाद ये पूरा आइलैंड ना एक तरह से बर्बाद हो जाएगा। और डेंजन गेट ओपन होने से पहले ही ना उनको एंट्रेंस ढूंढना होगा और इसके लिए ना उनके पास माना मीटर भी होता है और 3 दिन के अंदर वहाँ पे ना स्ट्राइक स्क्वाड भी आने वाला था, तो इसलिए वो लोग डेंजर ढूंढने में व्यस्त थे। और तभी ना उनको ना अपने आगे ना कुछ चलता हुआ नजर आता है और इसके बाद ना वो दोनों ना वहाँ पे उसको बुलाने लगते हैं। मतलब कि काफी ज्यादा अजीबोगरीब था और दोनों जैसे उसको बुलाते हैं और वो घूमता है ना तभी हमें पता लगता है वो तो एक
एंट मॉन्स्टर होता है। और इसके बाद अगेन हमें डीमन कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन्वो की पावर ना भाई काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और शैडो को एक्सट्रैक्ट करने का जो होता है ना वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था, मतलब कि पावरफुल हो रहा था हमारा लौंडा और भी ज्यादा। वो 820 शैडो को ना एक्सट्रैक्ट कर सकता था और 155 शैडो को ना प्रिजर्व करके रख सकता था। बट प्रॉब्लम की बात यह है कि यहाँ का शैडो काफी ज्यादा पावरफुल है, डीमन पावरफुल है, बट वो ना यहाँ के शैडो को ना एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर सकता और वहाँ के मॉन्स्टर ना जल्दी से खत्म हो जाए। इस कारण ना जिन्वो ना अपने टीम को डिवाइड कर लेता है। एक टीम टस्क की होती है, एक इग्रिस की होती है, एक आयरन की होती है, एक टैंक का टीम था और दो ना ऑर्क की टीम थी। और इस तरीके से टीम बढ़ गई थी और उनका ना दो काम था, एक तो दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए परमेंट ढूंढना और साथ ही सारे डीमंस को खत्म करना। और इसके बाद सभी शैडोज ना अपने काम पे लग जाते हैं और जिन्वो को ना जल्दी से अपने टॉप फ्लोर पे जाना था। और इसके बाद अचानक से ना उसके एक्सपी ना काफी ज्यादा स्पीड में बढ़ने लगता है, मतलब कि उसके शैडो काम पे लग चुके थे। और इसके बाद जिन्वो ना माना पोशन को निकाल के ना अपने माना को भी ना पूरी तरीके से रिकवर कर लेता है। और इसी तरीके से ना 24 दिन वहाँ पे बीत जाते हैं और टैंक का जो लेवल होता है ना वो भी अप हो जाता है, 24 हो जाता है और उसको ना इलीट का टाइटल मिल जाता है। और केवल टैंक ही नहीं बल्कि और भी काफी सारे शैडोज ना वहाँ पे लेवल अप कर रहे थे। और पिछले 2 दिन से ना जिन्वो 80वें फ्लोर पे था और उसको ना अगले फ्लोर पे जाने का परमिट अभी तक नहीं मिला था। और तभी अचानक से ना जिन्वो की जो एमपी होती है ना वो काफी तेजी से ना घटने लगता है और जिन्वो समझ जाता है कि कोई काफी ताकतवर डीमन है यहाँ पे जो कि मेरे शैडोज को मारे जा रहा है। और ये हमला ना आयरन के ग्रुप के ऊपर हो रखा था और वो ये सोच के काफी ज्यादा हैरान था कि आयरन से भी ज्यादा कोई ताकतवर डीमन है यहाँ पे। और जिन्वो ने अपने काफी सारे शैडोज को वापस भी बुला लेता है और जिन्वो को पता चल चुका था कि यहाँ पे काफी गड़बड़ है, उसको थोड़ा अजीब सा भी फील होने लगता है। और इग्रिस के टीम के पास ना टक्स का भी टीम होता है, लेकिन उसके बाद बिना और डीमन ना टक्स के टीम पर अटैक नहीं किए बल्कि इग्रिस के टीम के ऊपर अटैक किए। और जिन्वो सोचने लगता है कि वो लोग ना अपना अपोनेंट काफी ध्यान से चुन रहे हैं और उनको पता है कि उनसे ताकतवर कौन है और उनसे वो लोग भिड़ने ही नहीं जा रहे वो डीमंस मतलब की। और जिन्वो सोचता है कि पक्का अब टैंक ही होगा उनका अगला टारगेट और वो ना छिप के देख रहा था। और तभी ना हमें वहाँ पे काफी सारे डीमन नाइट्स दिखाए जाते हैं। एक तो मेन नाइट था और बाकी उसकी आर्मी थी और वो नाइट ना काफी आसानी से जिन्वो के सोल्जर्स को मारे जा रहे थे। और जिन्वो भी समझ जाता है कि भाई ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद जिन्वो खुद ही मैदान में उतरता है और उसको देखने के बाद वो नाइट ना सीधा जिन्वो पे अटैक करता है और जिन्वो सबसे पहले तो उसके अटैक से बचता है, फिर उसके बाद एक जोरदार किक मारता है उसको और एक ही लात से ना उस नाइट का खेल खत्म हो जाता है। और इसके बाद ना वो और भी बाकी सारे नाइट्स को ना इसी तरीके से मारने लगता है अपनी स्पीड की मदद से। और केवल अब नोबल डीमन नाइट बचा हुआ था और जिन्वो की पावर देखने के बाद ना भाई वो सच में कपकपा रहा था, वो डीमन है। और जिन्वो अपने ना काफी बैडेस्ट तरीके से बोलता है कि मैं हमेशा सोचता था कि मॉन्स्टर को डर लगता है या फिर नहीं, बट अभी मुझे उसका जवाब मिल चुका है। और इसके बाद वो डीमन नाइट जिन्वो के ऊपर अटैक करता है बट वो ना काफी आसानी से उसके अटैक को डॉज करे जा रहा था। और अपने फाइट के दौरान ना जिन्वो ने ना 6 रैंक के डीमन को देखा जिसमें सबसे कमजोर ना डी रैंक के डीमन होते हैं और चौथे नंबर पे टॉप रैंकिंग के डीमंस आते हैं जिनका रैंक ना ए रैंक के आसपास होता है। और इसके बाद डीमन लॉर्ड और डीमन नाइट्स आते हैं जिनका रैंक ना A+ होता है। और इसके बाद आता है डीमन नोबल्स या फिर फ्लूट बॉस और इनका भी लेवल ना S रैंक के आसपास होता है। और इसके बाद जिन्वो अपनी डैगर की मदद से ना उसके तलवार को काट देता है और उसके मुंह को पकड़ के ना उसको चक्कू मारने वाला होता है, लेकिन तभी वो बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सरेंडर करती हूँ। और इसके बाद ना जिन्वो भी सोचने लगता है कि मैं अभी ना जिस भी डीमन से मिल रहा हूँ उसको इंसानी भाषा बोलने आता है और उसकी आवाज सुनकर जिन्वो को समझ में आ जाता है कि वो डीमन ना फीमेल है। और इसके बाद जिन्वो ने उसका हेलमेट उतारता है और वो लड़की होती है लिटरली भाई, और वो ना माफी मांगने लगती है और बोलते है कि प्लीज मुझे माफ करना, हाँ मुझे पता है कि इसमें मेरी गलती है बट प्लीज एक बार तो माफ कर दो ना। और जिन्वो भी बोलता है कि लाइक पहले तो तुम्ही ने अटैक किया था ना। और वो लड़की बोलने लगती है कि हाँ मुझे पता है बट फिर भी हमारा काम तो यहाँ की रक्षा करना है और हम किसी बेकार बंदे को तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आने दे सकते, बट मुझे क्या पता था कि आप इतने ज्यादा पावरफुल होगे। और तभी जिन्वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे काफी सारे साथियों को मार दिया, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? और वो लड़की बोलती है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक नाइट का काम होता है अपने लीडर की रक्षा करना और मैं ठीक हूँ तो वो लोग भी ठीक ही होंगे। और इसके बाद वो लड़की लग रही थी इस कारण ना जिन्वो उसको मारना नहीं चाहता, इंसान लग रही थी एक तरह से तो। और जिन्वो जैसे अपना मुंह घुमाता है ना तभी वो लड़की ना जिन्वो के ऊपर अटैक करती है डैगर की मदद से और तभी ना टस्क जिन्वो को बचा लेता है वहाँ पे। और जिन्वो भी काफी गुस्से में बोलता है कि तू आखिरकार करने की क्या कोशिश कर रही थी। और इसके बाद अगेन वो लड़की जिन्वो के नीचे झुक जाती है और बोलती है कि प्लीज एक बार और माफ कर दो ना और अब जो बोलोगी मैं वही करूंगी आपसे। और तभी जिन्वो बोलता है कि मुझे अगले फ्लोर पे जाने के लिए ना परमिट चाहिए और वो लड़की को ना टस्क ना हवा में उड़ा देती है अपने मैजिक की मदद से। और लड़की बोलने लगती है कि हाँ मेरे पास एक परमिट है, अगर आप मुझे जाने दो तो मैं आपके लिए ला सकती हूँ वो। और ये सुन के ना जिन्वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि किसी डीमन के पास परमिट है और इसी कारण तो अब तक उसको नहीं मिल रहा था। और तभी लड़की बताती है कि बाकी फ्लोर के परमिट का है मुझे वो भी पता है, मैं आपको गाइड भी कर दूंगी। जिन्वो को उसका ऑफर तो काफी बढ़िया लग रहा था बट उसके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा था वो। और इसके बाद वो लड़की के पास जाता है और बोलता है कि क्या मैं तेरे पर भरोसा कर सकता हूँ। और वो लड़की ना वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है उस टाइम पे। और लिटरली भाई वो लड़की ना जिन्वो का ऑरा सेंस करने के बाद बोलती है कि मैं तो आपको भगवान मान लूंगी, अपना आप जो बोलोगी मैं वो करूंगी, आपके लिए काफी ज्यादा डर जाती है भाई। और जिन्वो
भी बोलता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे परमिट दे दोगी तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। और तभी जिन्वो बोलता है कि बट मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम लोग हो कौन। और इसके बाद हमें उसी टापू का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे ना एक इंसान काफी ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसके पास वही एंट आ गई थी और वहाँ पे उसके साथ और जितने भी इंसान होते हैं ना सभी को मार देता है वो एंट। और इसके बाद वो उड़ के ना कहीं दूसरी जगह पे जाने लगता है। और इसके बाद हमें डीमन कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस लड़के का नाम ना एजल था और वो ना अपने क्लैन के बारे में बता रही होती है और बताती है कि मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ। और वो और भी कुछ बताने वाली होती है बट जिन्वो मना कर देता है उसको ये सब बताने के लिए, बोलता है कि ये सब चीजें काफी ज्यादा बोरिंग है। और तभी जिन्वो बोलता है कि तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी आवाज आती है जो कि तुम्हें इंसानों को मारने के लिए बोलती है। और ये सुन के ना लड़की भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद वो लड़की थोड़ा सोचती है और फिर बताती है कि आवाज तो आती है बट वो ना इंसानों को मारने के लिए नहीं बोलती बल्कि इस जगह की रक्षा करने के लिए बोलती है। और इसके बाद वो बताती है कि जो बाहर के डेंजन के मॉन्स्टर होते हैं ना उनके दिमाग में आवाज आती है इंसानों को मारने के लिए, और यहाँ के डेंजन के जो राक्षस है ना उनके दिमाग में आवाज आती है कि इस जगह की रक्षा करो। और तभी जिन्वो बोलते हैं कि तुम्हारे दिमाग में ये सब आवाजें कब से आ रही है। और वो लड़की बताती है कि जब से हम लोग उठे हैं तब से ये आवाज आती है। और उस लड़की ने अभी क्या बोला जिन्वो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और वो पूछता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो और आखिरकार तुम लोग पहले कहाँ पे रहा करते थे। और वो लड़की बताती है कि यहाँ पे आने से पहले ना वो सब ना डीमन वेल में रहा करते थे। और तभी जिन्वो बोलता है कि तुम लोग डीमन रेल को छोड़ने के बाद फिर यहाँ पे क्यों आ गए। और तभी वो लड़की बताती है कि हम ना अचानक से यहाँ पे आ गए। और तभी जिन्वो पूछता है कि यहाँ पे आने से पहले तुम लोग कर क्या रहे थे। और वो लड़की ने वहाँ पे कुछ बोलने वाली होती है लेकिन तभी ना अचानक से ना उसकी वॉइस में ना थोड़ा ग्लिच आने लगता है। और तभी वो लड़की बताती है कि यहाँ पे आने से पहले ना हम सभी युद्ध की तैयारी कर रहे थे। जिन्वो बोलता है कि आखिरकार किससे लड़ाई करने वाले थे। और वो बताते हैं कि पूरा डीमन आर्मी ना एक काफी खतरनाक आदमी से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। और इसके बाद तभी ना उसके वॉइस में ना ग्लिच आने लगता है और वो ना आगे की इन्फॉर्मेशन बताने से ना मना करने लगती है। और आई सेल्फ से बात करते टाइम भी सेम इसी टाइप का ग्लिच आता है। जिन्वो सोचता है कि ऐसी बातें करने पे ना सिस्टम हमेशा कोई ना कोई ग्लिच पैदा कर देता है। और जिन्वो सोचने लगता है कि जिस बारे में मैं सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ ना उन सभी का जवाब ना इन्हीं सब चीजों में छिपा हुआ है। और साथ ही अब तक वो जो भी कुछ कर रहा है ना वो सब कुछ सिस्टम के द्वारा बनाया गया एक एनवायरमेंट है। मतलब कि कहा जाए तो ये सभी चीजें ना गेम का एक तरह से पार्ट है। और तभी जिन्वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हारा दुश्मन कौन है। और वो लड़की बताने वाली होती है लेकिन तभी ना उसके सर में ना अचानक से दर्द होने लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। और ये देख के जिन्वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि सिस्टम में इतना ज्यादा पावर है कि वो किसी लड़की को बेहोश कर सकती है। और जिन्वो समझ जाता है कि मेरे सभी सवालों का जवाब ना वही डीमन देगा जिनसे ये सभी लड़ने की कोशिश कर रहे थे। और इसके बाद हमें जापान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना काफी तगड़ा वाला बैटल हो रहा था। और वहाँ पे एक हंटर जो था ना वो सभी को कमांड दे रहा था। और अगले सीन में ना उस हंटर का ना सर ही धड़ से अलग हो जाता है। और जो हंटर मरा था ना अभी वो एक हीलर था। और इसके बाद वो डीमंस बात कर रहे थे कि इन्होंने सबसे पहले कमजोर हंटर को मारा, फिर उसके बाद हीलर्स को मारा, और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हम लोग काफी जल्दी हार जाएंगे। और तभी में पता लगता है कि जो अटैक कर रहा था ना वो और कोई नहीं एंट मॉन्स्टर ही होता है। और हमें पता लगता है कि ये सारी चीजें ना एक वीडियो क्लिप में देखा जा रहा था और ये सारे हंटर एसोसिएशन के मेंबर्स ना वो सारी फुटेज देख रहे थे। और ये जो नए टाइप के एंट्स है ना इसको ना जापान के एक आइलैंड पे देखा गया था और इनको सिर्फ एक एंट को खत्म करने में ना पूरा दिन लग गया। और वहाँ पे 4 डी रैंक के हंटर, सी रैंक का हीलर और सी रैंक का लीडर ये सभी मारे गए। और वहाँ पे एक ए रैंक के हंटर ने आके सारी सिचुएशन को संभाला था और ये सारी बातें ना चिंचुल बता रहा था। और तभी वहाँ पे एक बंदा बोलता है कि क्या तुम यही कहना चाहते हो कि इन मॉन्स्टर को मारने के लिए हमें सिर्फ ए रैंक या फिर एस रैंक के हंटर्स की जरूरत है। और चिंचुल बताने लगता है कि काफी सारे नॉर्मल ह्यूमंस भी मारे गए उस फाइट के दौरान। और इसके बाद वहाँ पे सभी लोग बात करने लगता है कि जापान की तरह ना कोरिया में भी छोटे छोटे आइलैंड्स है और अगर वो आइलैंड्स यहाँ पे आ जाते हैं ना तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और तभी चेयरमैन बोलता है कि वो चींटियां अब उड़ भी सकती है और साथ ही वो कभी भी कोरिया के भी किसी भी छोटे मोटे आइलैंड्स पे अटैक कर सकती है। और सबसे प्रॉब्लम की बात तो ये है कि हम हर जगह नजर नहीं रख सकते। और ये बात सुन के ना वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि कोरिया के पास ना उतने ज्यादा ना ए रैंक के हंटर्स भी नहीं थे और अगर कमजोर हंटर को भेजा जाए तो वो तो काफी आसानी से मारे जाएंगे। और मीटिंग तो खत्म हो जाती है लेकिन चेयरमैन तो काफी ज्यादा डर चुका था और वो सोच रहा था कि आखिरकार किससे मदद लेनी चाहिए उन्हें। और चाइना और रशिया में ना काफी ज्यादा पावरफुल हंटर्स है बट उनका देश काफी ज्यादा बड़ा है कोरिया से। चेयरमैन यूएसए से मदद मांगने की सोचता है बट लास्ट टाइम एस रैंक का डेंजन ओपन होने की वजह से ना उन्होंने मदद करने से साफ मना कर दिया था। और तभी चिंचुल ना चेयरमैन के पास जाता है और उसके कान में बताता है कि सर ये चीज मैंने आपको मीटिंग में नहीं बताया बट यूएसए से मुझे किसी ने कांटेक्ट किया था। और चेयरमैन बोलते हैं कि आखिरकार वो है कौन। और तभी चिंचुल बताता है कि वो और कोई नहीं डोंग सुक ही था। भाई ये बंदा ना हर जगह कूद पड़ता है भाई, हर जगह पे। और वो ना आने वाले जेजू आइलैंड के रेड में ना पार्ट लेना चाहता था। और ये चीज जान के ना चेयरमैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसको पता था कि डोंग सुक ना जिन्वो के पीछे पड़ा हुआ है। और तभी चिंचुल बताता है कि केवल डोंग सुक ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया बल्कि एक नेशनल लेवल हंटर ने भी हमसे कांटेक्ट किया। और इसके बाद वो ना उस हंटर से मिलवाने के लिए ले जाता है चेयरमैन को। और इसके बाद हमें डीमन कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लड़की जो
जब बेहोश हो गई थी ना उसको दोबारा से होश आ जाता है और तभी ना वो अपने आगे ना काफी सारे मॉन्स्टर को मरा हुआ देखती है और जिन्वो बोलता है कि तुम्हारे दोस्त है या दुश्मन है, ये तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। और तभी लड़की बोलती है कि क्या आप मेरी रक्षा कर रहे थे इतने टाइम से। और वो बताने लगता है कि लो रैंक के जो डीमन होते हैं ना वो बिल्कुल भी दिमागदार नहीं होते, तो वो ना किसी के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। और तभी जिन्वो पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि नेक्स्ट फ्लोर का परमिट हमें कहाँ पे मिलेगा। और इसके बाद वो दोनों डीमन कैसल में जाते हैं जहाँ पे एजल पूछती है कि आखिरकार मेरे फादर कहाँ पे, एक नाइट से पूछती है। और इसके बाद एजल ना जिन्वो को अंदर लेके जाते हैं और उसके फादर जिन्वो को देखते हैं ना तो भाई वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो बोलता है कि आखिरकार तुम ये किसको यहाँ पे लेके आ गई। और एजल बताती है कि ये तो मेरा दोस्त है और साथ यहाँ पे मेहमान की तरह आया है। और तभी डैड बोलते हैं कि आखिरकार कौन सा गेस्ट अपने साथ इतनी बड़ी आर्मी लेके आता है। और तभी अचानक से जितने भी डीमन नाइट्स होते हैं ना वो सभी ना अपनी तलवार जिन्वो की तरफ कर लेते हैं। और तभी जिन्वो बोलता है कि मैं किसी पे भी अटैक नहीं करूंगा, मैंने एजल को प्रॉमिस किया है, बस मुझे परमिट चाहिए अगले फ्लोर पे जाने के लिए। और एजल के फादर को पता था कि कोई एक हंटर है जो कि ना काफी आसानी से ना नीचे के फ्लोर्स को क्लियर करते जा रहा है और बॉस को भी ना काफी आसानी से हरा दिया है। और वो काफी ज्यादा कमजोर था, मतलब कि एजल के फादर, और वो जिन्वो से तो बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते थे एक तरह से। और तभी एजल के फादर बोलते हैं कि अच्छा तो तुम्हें परमिट चाहिए। और जिन्वो ना एजल के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि मुझे ना एजल भी थोड़े टाइम के लिए उधार चाहिए। और ये सुनने के बाद लाइक एजल भाई तू मुझे क्यों मरवाना चाह रहा है, मुझे तो वक्त दे। और जिन्वो ना एजल को इसलिए लेके जाना चाहता था क्योंकि उसको ना बाकी फ्लोर्स के परमिट के बारे में पता था और इससे काफी आसानी से फ्लोर क्लियर हो सकता है। और एजल के फादर ना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जिन्वो ना ये सेंस कर लेता है और उसके बाद ना एजल के कंधे से अपना हाथ हटा लेता है। और इसके बाद ना वो सभी लोग वहाँ पे डिनर करते हैं और एजल के डैड बोलते हैं कि अच्छा तो तुम्हें मेरी बेटी और साथ ही परमिट चाहिए। और वो घबराते हुए सोचता है कि अगर मुझे पहले ही पता होता कि इतना ज्यादा पावरफुल है तो मैं इसको अपने कैशल में आने ही नहीं देता। और तभी वो बोलता है कि पहले तुम प्रॉमिस करो कि मेरी बेटी को कुछ भी नहीं होगा। और जिन्वो वहाँ पे प्रॉमिस करता है कि आपकी बेटी को कुछ भी नहीं होगा। और इसके बाद ना उसको परमिट मिल जाता है जिन्वो को और वो ना एजल को जल्दी से रेडी होने के लिए बोलता है। और अब से ना डीमन कैसल के अंदर ही उनको हर बार परमिट मिलने वाला था। और इसके बाद तभी ना जिन्वो को ना अचानक से पार्टी फॉर्म करने का ना नोटिफिकेशन आता है और जिन्वो ना एजल को बोल देता है कि अगर मैं बीच में लड़ने जाऊँ ना तो तुम्हें मेरी मदद करने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद एजल वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। और इसके बाद ना वो दोनों अगले फ्लोर पे जाते हैं और तभी एजल ना एक वाइन की बोतल निकालती है और वो बताते हैं कि ना काफी प्रीमियम क्वालिटी का है और अगले क्लैन के लोग ना इस वाइन को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और इस वाइन के साथ नेगोशिएशन करने में ना उनको काफी ज्यादा आसानी होगी। और तभी जिन्वो बोलते हैं कि क्या उन क्लैन के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप काफी अच्छा है। और एजल बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है, हमारे बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है कि कौन ज्यादा ताकतवर है, बट वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है। और इसके बाद जिन्वो ना एजल को वहीं पे वेट करने के लिए बोलता है और इसके बाद जिन्वो वहाँ से चला जाता है गास क्लैन के पास और हमें कोरिया का हंटर एसोसिएशन दिखाया जाता है। और चेयरमैन ना नेशनल लेवल के हंटर के साथ ना मीटिंग कर रहे थे और वो नेशनल लेवल का हंटर ना इंग्लिश में बात कर रहा था वहाँ पे। और वो जो नेशनल लेवल हंटर था ना वो वहाँ पे जिन्वो की बात कर रहा होता है कि वो 10वां एस रैंक हंटर है और आखिरकार वो गया कहाँ पे। और चेंचुल भी बताता है कि वो ना काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और हमारा जो सर्च टीम है ना वो भी उसको ढूंढने में ना काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और वो नेशनल लेवल हंटर बोलता है कि मैं तुम पे कैसे भरोसा कर लूं, इंग्लिश में बात कर रहा था, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ आपको। और तभी चेंचुल बोलता है कि हम इतने ज्यादा मूर्ख भी नहीं है कि एक नेशनल लेवल हंटर के सामने झूठ बोले, हमें अपने देश को खत्म नहीं करवाना क्योंकि। और तभी हंटर बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। और इसी तरीके से वो दोनों ना और भी बात करते हैं और तभी नेशनल हंटर ना अंत में पूछता है कि आखिर जेजू आइलैंड का भी क्या सीन चल रहा है। वैसे मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ बट तुम्हें ये तो पता ही होगा कि मैं काफी ज्यादा बिजी इंसान हूँ, बट ये एक अलग ही स्टोरी होती है अगर साउथ कोरिया के पास मेरे को अपने अंदर हायर करने के पैसे होते। और हंटर बोलता है कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं अब चलता हूँ और अभी हमारे बीच में जो भी बातचीत हुई वो बाहर नहीं जाना चाहिए। और सबसे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ जो ये नेशनल लेवल हंटर अभी बात कर रहा था ना इसकी रैंक क्या है और साथ ही इसका नाम क्या है। जो भी करेक्ट बताएगा सबसे पहले मैं उसका कमेंट पिन करने वाला हूँ और उससे अगली वाली वीडियो में ना मैं उसको शाउट आउट भी दूंगा टॉप 5 बंदों को। जो सबसे पहले कमेंट करेंगे उनको शाउट आउट भी दूंगा और जो सबसे पहले कमेंट करेगा मैं उसका कमेंट पिन करने वाला हूँ। तो आप लोग लग जाओ कमेंट में भाई। और तभी चेयरमैन बोलते हैं कि चंचुल मुझे तो लगा था कि वो मदद करने के लिए आया है बट मैंने शायद गलत ही सोच लिया। और तभी चंचुल बोलता है कि सर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए क्योंकि जापान हमारे साथ काम करने के लिए एकदम रेडी हो चुका है और जापान के सबसे बड़े गिल के ना एक हंटर यहाँ पे आने वाले हैं। और इसके बाद अगेन हमें डीमन कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन्वो के एक्सपी पॉइंट ना बढ़ते ही जा रहा था और उसका लेवल 84 हो चुका था और इग्रिस और टैंक का लेवल ना मैक्स भी हो चुका था। मतलब कि अब उन दोनों का एक नया एवोल्यूशन होने वाला था और जिन्वो ना उनके एवोल्यूशन को ना एक्सेप्ट करता है और इसके बाद वो दोनों तभी के तभी इवॉल्व हो जाते हैं। और इग्रिस नाइट के बाद एलीट रैंक में प्रमोट हो जाता है और टैंक भी एलीट से ना नाइट में प्रमोट हो जाता है। और इसके बाद एक नया नाम रखने के लिए बोलता है जिन्वो को बट वो ना पुराना वाला नाम ही रखता है और पुराना वाला भी अच्छा है यार। और जिन्वो ना इग्रिस का ऑरा फील करके बता देता है कि वो ना एक एस रैंक के हंटर जितना पावरफुल बन चुका है और टैंक ना एक टॉप लेवल के ए रैंक हंटर जितना पावरफुल बन चुका है। और तभी एजल ना जिन्वो सर बोलती
है और जिन्वो ने उसको सर बोलने से ना मना कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी एजल बोलते हैं कि वैसे जिन्वो सर आपने कितने क्लैन को हरा दिया है, और जिन्वो बताता है कि वो भी 89th फ्लोर पे है, तो उसने ना 9 क्लैन का काम तमाम कर दिया है। और एजल बोलते हैं कि अगले फ्लोर पे जो डीमन मिलेंगे ना वो काफी ज्यादा हाई रैंकिंग नोबल है और वो ना काफी ज्यादा पावरफुल भी है, और उनसे ना आप कोशिश करो कि बात ही करने का, ना कि लड़ाई करने का। और तभी जिन्वो बोलता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुम्हारे क्लैन से कमजोर होता तो क्या तुम मुझे परमिट दे देते। और ये सुनने के बाद एजल वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होती है, और जिन्वो बोलता है कि वैसे भी मैं तुम्हारे क्लैन को ना नंबर 1 बनाना चाहता हूँ, और वैसे जिन्वो सर आप हमारी मदद क्यों करना चाह रहे हैं। और तभी जिन्वो बोलता है कि शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, और लिटरली ये सुन के ना एजल वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाती है, मतलब कि टमाटर की तरह लाल हो जाती है भाई एकदम। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड को प्यार मोहब्बत के सीन पे ही छोड़ते हैं।